क्लास 12 के जितने विद्यार्थी 18 फरवरी को साहित्यिक हिंदी का पेपर देने वाले हैं प्यारे बच्चों, उनके लिए मैं एक बहुत ही वायरल इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आया हूं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस पेपर को हल कर लेते हैं तो मैं इस बात की गारंटी करता हूं कि आप साहित्यिक हिंदी में प्यारे बच्चों 95 अंक जरूर लाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम सब इस पूरे पेपर का सोल्यूशन देखने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों, जो पेपर का कोड है 301 एम भी है। मेरे प्यारे बच्चों, सेम यही पेपर कोड आप सभी को आपके बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी को देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी को अपना अनुक्रमांक दर्ज करना होगा और यहाँ पर आप सभी को अपना नाम दर्ज करना होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को जो समय मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, यानी आप सभी का जो पूर्णांक होगा वो 100 नंबर का होगा और आप सभी को जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आइए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा निर्देश दिया गया है, पढ़ लेते हैं। निर्देश करा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा निर्देश है प्यारे बच्चों कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम सब खंड कहे जिसमें प्यारे बच्चों आप सभी के पास यहाँ पर एमसीक्यू प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला एमसीक्यू प्रश्न करा है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन है गंग कवि, बी है राम प्रसाद निरंजनी और सी है दौलत राम और डी है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। मेरे प्यारे बच्चों, जो भाषा वशिष्ठ के लेखक हैं वो प्यारे बच्चों राम प्रसाद निरंजनी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस पेपर का पीडीएफ भी प्रोवाइड कराने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा। यहाँ पर देखिए खबरा क्वेश्चन करा है कि भारतेंदु युगीन लेखक नहीं है। ए है बालकृष्ण भट्ट, बी है पंडित प्रताप नारायण मिश्र और सी है माखनलाल चतुर्वेदी और डी है किशोरीलाल गोस्वामी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं ये प्यारे बच्चों आपके भारतेंदु युगीन लेखक नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन ग वाला करा है कि शेखर एक जीवनी किसकी रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए है नागार्जुन, बी है मुक्तिबोध और सी है अज्ञेय और डी है रामचंद्र शुक्ल। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो शेखर एक जीवनी है ये अज्ञेय जी का एक उपन्यास है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका बहुत फेमस क्वेश्चन पूछाता है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दिया गया है जीवनी और बहुत बच्चे इसमें जीवनी विधा लगा कर आते हैं, लेकिन ये जो शेखर एक जीवनी है ये मेरे प्यारे बच्चों एक उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बदल कर आप सभी को यही क्वेश्चन दिया जा सकता है। ठीक है, अगला यहाँ पर चौथा वाला क्वेश्चन करा है कि आनंद कादम्बनी के संपादक हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो आनंद कादम्बनी के जो लेखक हैं वो है प्यारे बच्चों बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी हैं। कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी है। ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर अंगा वाला क्वेश्चन करा है कि आवारा मसीहा विधा है। मेरे प्यारे बच्चों, जो आवारा मसीहा है वो क्या है प्यारे बच्चों, एक क्या है, ये प्यारे बच्चों ये विधा, यदि इसका विधा का ये जीवनी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है, तो आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। और प्यारे बच्चों, ये बात करें किसकी रचना है, तो ये विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। किसकी है, विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। ठीक है, इसी तरीके से आप सभी का दूसरा का क वाला क्वेश्चन करा है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो प्रिय प्रवास है यह खड़ी बोली का प्यारे बच्चों प्रथम महाकाव्य है। और बात करें ये किसका महाकाव्य है, तो प्यारे बच्चों जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं उन्हीं का क्या है प्यारे बच्चों, ये एक खड़ी बोली का महाकाव्य है। ठीक है, अगला यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन करा है कि छायावाद की समय सीमा है। ऑप्शन ए है 1900 से 1936 ईस्वी तक, बी है 1915 से 1930 ईस्वी तक और सी है 1921 से 1940 ईस्वी तक, डी है 1900 से 1936 ईस्वी तक। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो छायावाद की समय सीमा है ये है 1919 से 1936 ईस्वी पर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या है, यहाँ पर राइट आंसर है। अगला यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन है क्राय कि हम राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं, यह कथन किसने कहा था। ऑप्शन ए है धर्मवीर भारती ने, बी है अज्ञेय ने, सी है नामवर सिंह ने और डी है निराला ने। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं, यह जो कथन है प्यारे बच्चों ये नामवर सिंह जी का है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों हम सब आपके बोर्ड एग्जाम तक आपकी तैयारी कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगला है प्यारे बच्चों घ वाला क्वेश्चन कि मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य के पंक्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है मीराबाई, बी है महादेवी वर्मा, सी है महाश्वेता देवी और डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के सिलेबस में एक महादेवी वर्मा का गीत है
और वहीं से ये पंक्ति लिया गया है। तो प्यारे बच्चों बात करें मैं निर्भय दुख की बदली काम की जो रचनाकार है वो महादेवी वर्मा जी है, जिसका जो बी ऑप्शन है क्या है राइट आंसर है। अगला यहाँ पर अंगा वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि चांद का मुंह टेढ़ा है रचना विधा है। ऑप्शन ए है प्यारे बच्चों उपन्यास, बी है निबंध, सी है कहानी और डी है यहाँ पर काव्य। तो मेरे प्यारे बच्चों चांद का जो मुंह टेढ़ा है ये एक प्यारे बच्चों क्या है यहाँ पर ये है मेरा जो निबंध है। ये बात करें किसकी रचना है तो मेरे प्यारे बच्चों गजानन माधव मुक्तिबोध की क्या है रचना है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी के 10 MCQ दिए गए थे। ये 10 MCQ प्यारे बच्चों आपके समाप्त होते हैं। अब आता है प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी का गद्यांश पर आधारित प्रश्न। गद्यांश पर यहाँ पर करा तीसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का गद्यांश आएगा, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों आप सिर्फ इस गद्यांश को आप हल करके जाइए, सिर्फ मैं बहुत नहीं घुमाऊंगा, सिर्फ आप इस गद्यांश को हल करके जाइए, आपके बोर्ड एग्जाम में यही गद्यांश देखने को मिलेगा। और इस गद्यांश का पूरा ट्रिक के साथ प्यारे बच्चों पूरा सलूशन मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों दिया गया है आपका करा है यहाँ पर गद्यांश यहाँ पर कि साहित्य कला नृत्य गीत आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यप बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सुस्ता और जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक सांस्कृति के आनंद पद को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकार है। मेरे प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से आप सभी को गद्यांश दिया जाएगा और इस पे आप सभी को 5 क्वेश्चन दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों को दिया जाएगा, कहेगा कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर लिखेंगे इसका उत्तर कि जो पाठ का नाम है वो है प्यारे बच्चों राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। बात करें लेखक का नाम क्या है तो मेरे प्यारे बच्चों वासुदेव अग्रवाल जी है। सेम प्यारे बच्चों जिस तरीके से मैं यहाँ पर लिखा हूँ सेम आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में यही आंसर छाप कराना है। 100% प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी के 10 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है प्यारे बच्चों कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के जो गद्यांश दिया जाएगा उसमें रेखांकित अंश रहेगा और उसका व्याख्या आप सभी को इस तरीके से करना है। सबसे पहले आप सभी को हेडिंग डाला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे उसमें कि लेखक कहते हैं कि एक ही राष्ट्र के भीतर अनेक उप संस्कृतियाँ फलती फूलती हैं। इन संस्कृतियों के अनुयायी नाना प्रकार के आमोदों प्रमोदों में अपने हृदय के उल्लास को प्रकट किया करते हैं। साहित्य कला नृत्य गीत इत्यादि संस्कृति के विविध अंग है। इनका प्रस्तुतिकरण उस आनंद की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो संपूर्ण विश्व को आत्माओं में विद्यमान है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी को रेखांकित अंश का आप सभी को क्या करना है व्याख्या करना होता है, ठीक है। यदि आप इस तरीके से करके आते हैं प्यारे बच्चों आप सभी को पूरे 10 नंबर गद्यांश मिलता है, एक भी नंबर नहीं कटा जाएगा आप सभी का, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों करा है तीसरा वाला कि किन के रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन मैं कहीं और से नहीं लिख कर आया हूँ कि जो एक क्वेश्चन का आंसर है ये गद्यांश से ही मैं यहाँ पर लिखा हूँ। देखिए जो यहाँ पर लिखा है तीसरा क्वेश्चन करा है कि किन रूपों में राष्ट्रीय जन प्यारे बच्चों क्या है। यदि प्यारे बच्चों आप इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए गद्यांश के पहली ही लाइन में दिया गया है साहित्य कला नृत्य गीत आमोद प्रमोद अनेक रूपों में जन अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों आप सभी को इसी गद्यांश में देखने को मिलता है। मैं बस यही बता रहा हूँ कि आप सभी को कितना और किस प्रकार से लिखना है कि पूरा नंबर मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन करा है कि सहृदय व्यक्ति को किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखेंगे कि सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए उससे आनंदित होता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किन स्वरूप पर प्रकाश डाला है। तो उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने विविध संस्कृति वाले राष्ट्र के एक शुद्धता और उसके एकीकृत स्वरूप पर प्रकाश डाला है। मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में गद्यांश को हल करना है। बिल्कुल प्यारे बच्चों इसी तरीके से यदि आप करके आते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर प्यारे बच्चों आप सभी को अथवा दिया जाएगा तो आप सभी को जो अच्छा लगेगा उसको सेम इसी प्रकार से आपको सभी को हल करके आना है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप सभी का क्या कर रहा है दिया जाएगा, कहेगा कि चौथा वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश भी प्यारे बच्चों आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 10 अंक का पूरा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पद्यांश दिया गया है कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गे हमें थी अकेली आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते।
आई धीरे से इस सदन में पुष्प की सदगंध को ले प्रातः वाली शुभ उपवन इसी काल अवतारों से संतापों को विपुल बरता देख के दुखिता हो धीरे सब दुख बोली सब दुख उससे राधिका यूं। ठीक है, आगे यहाँ पर है कि प्रातः प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित इस काल की कुरुषाते। तो यहाँ पर आप सभी के पास इस तरीके से गद्यांश दिया जाएगा और यहाँ पर कहेगा क्वेश्चन में कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि शीर्षक का नाम है जो प्यारे बच्चों पवन दूतिका है और जो कवि का नाम है प्यारे बच्चों यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है। मेरे प्यारे बच्चों सेम इसी तरीके से आप सभी को लिखना है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाएगा प्यारे बच्चों आप सभी को रेखांकित अंश की व्याख्या पर। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि प्रातःकाली सदुख वायु से कुछ सुगंध को लेकर धीरे से खिड़कियों के रास्ते से उस घर में प्रविष्ट हुई जो राधा के बहुत दुख होकर अकेली बैठी थी। वायु संयोग में सुगंध लगती थी, वही अब वियोग में दुख बढ़ाने वाली सिद्ध हुई। अतः उस वायु के कारण अपनी व्यथा को बढ़ता देखकर राधा बहुत दुखी होकर उससे बोली कि हे प्यारी प्रातःकाल वायु, क्या तू मुझे क्यों सता रही है, क्या तू भी मेरे भाग्य की कठोरता से प्रभावित होकर दूषित हो गई है। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में इतना ही आप सभी को रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखना होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा वाला है कि घर में दुखी होकर एक दिन अकेले कौन बैठा था। तो मेरे प्यारे बच्चों आज पहली लाइन में लिखा है कि एक दिन राधा जी घर में दुखी होकर अकेली बैठी थी। ठीक है, चौथा वाला क्वेश्चन यहाँ पर है कि फूलों की सुगंध को युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया। तो फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में प्रातःकालीन सुदख यानी सुखद वायु ने क्या किया, प्रवेश किया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है कि राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा। तो आप उसका उत्तर लिख देंगे कि राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर कहा कि हे प्रातःकालीन वायु, तू मुझे क्यों सता रही है, क्या तू भी मेरे भविष्य की कठोरता से प्रभावित होकर दूषित हो गई है। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपके अपने बोर्ड एग्जाम में रेखांकित गद्यांश पद्यांश को हल करके आना है। ठीक है, तो आप इसके शॉर्ट लीजिए या फिर प्यारे बच्चों आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से इस पेपर PDF का डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, मैं टेलीग्राम चैनल पर इसका हर सहित PDF दे दिया हूँ। सेम इसी तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी को अथवाम पद्यांश दिया जाएगा। आप सभी को जिस तरीके से मैं पहले पद्यांश को बताया हूँ उसी तरीके से आप सभी को अथवे वाले को भी हल करके आ जाना है। अब बात आता है प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी का पांचवा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा प्यारे बच्चों 80 शब्द होता है, जो कि मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को 5 नंबर जो है साहित्यिक परिचय दिलाता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों आप सभी के बाद 3 कवि दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पर शंकर परसाई हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। तो आपको क्या करना है, किसी एक लेखक का आप क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है। तो जैसे मैं यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को लिखना है, लिखेंगे जीवन परिचय हिंदी लेंगे और लिखेंगे कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृति की शिक्षा उत्तराधिकार में क्या हुई, प्राप्त हुई। आगे लिखेंगे जीवन परिचय कि काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्व विख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहाँ 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निर्देशक के रूप में कार्य करते हुए वही इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। आगे लिखेंगे कि सन 1950 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने डिलिट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार के पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी के विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। और आगे लिखेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात हिंदी साहित्य के सम्मेलन प्रयागराज सभापति भी रहे। 19 मई 1979 ईस्वी को अयोध्या साहित्यकार के कारण इन्होंने क्या हो गया, स्वर्गदास सिधार हो गए। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को इस तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय याद कर लेना है। मैं उन्हीं का लेकर आया हूँ प्यारे बच्चों, जो क्या होता है हर साल पूछा जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। तो आप सभी को इस तरीके से प्यारे बच्चों का जीवन परिचय लिखने के बाद आप सभी को करना क्या है, मेरे
प्यारे बच्चों इनका रचना लिखना है। तो रचना में आप रचना हिडन की और यहाँ पर लिखेंगे कि जैसे हो गई बाल भट्ट की आत्मकथा हो गई, हिंदी साहित्य की भूमिका हो गई, ठीक है, कल्पलता हो गई। तो आपको 3-4 रचनाओं का लिख देना है, पूरे 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्यारे बच्चों 5वां का खवाला, किराए के निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी हैं और सच्चिदानंद धीरेन्द्र वासायन अघेर जी हैं। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जयशंकर प्रसाद का, तो मैं जयशंकर प्रसाद का आपको यहाँ पर लिखकर बताने वाला हूँ। तो आप जयशंकर प्रसाद का लिखने के लिए जिन परिचय हिडन लगे और लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में माघ शुक्ल दशमी संवत 1945 ईस्वी या 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब मैं आपको यह सजेस्ट करूँगा कि आप सन नहीं डालिएगा, सन 1989 ईस्वी लिखिएगा। ठीक है, में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। ठीक है, बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। आगे लिखेंगे कि घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े मिलन अनुसार हंसमुख और सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन बहुत सुख से बीता, किंतु उदार प्रकृति और दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए, यानी कर्जदार हो गए। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर उन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। ठीक है, आगे लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट कि अपने जीवन में इन्होंने कभी अपने व्यवसाय की ओर ध्यान ही नहीं दिया। परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं ने इनको क्या है घेर लिया। ठीक है, आगे यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों कि बाल अवस्था में ही इन्हें काव्य के प्रति अनुराग था, यानी प्रेम था, जो उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। ये बड़े स्वाभाविक थे। अपनी कहानी अथवा कविता के लिए पुरस्कार रूप एक पैसा भी नहीं लेते थे। ठीक है, यदि इनका जो जीवन है बड़ा नपा तुला और सहनशील था, किंतु दुखों के निरंतर आघात से न बच सके। संवत 1994 ईस्वी या 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्गलोक में सिधार गए साहित्यिक सेवा जयशंकर प्रसाद जी। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को उनका जीवन परिचय लिखना है और आपको रचना हिडन डाल के आप रचनाओं में लिखेंगे झरना, कानन, कुसुम, कंकाल, तितली, इराती, ये सारी रचनाओं को आप सभी को लिख कर आना है। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को पूरे नंबर मिलेंगे। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ से इस पेपर का PDF डाउनलोड कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप सभी का 6वां के लाठी कहानी अथवा बहादुर कहानी की कथा लिखिए, या फिर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा गया है कि पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु लिखिए। तो देखिए पंचलाइट कहानी बहुत फेमस कहानी है, इसी कहानी का मैं यहाँ पर हल कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इसका लिखेंगे कराए 80 शब्दों में। तो बिल्कुल मैं जितना लिख कर ले आया हूँ सेम इतना ही आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के बोर्ड एग्जाम में लिखना है और आप सभी को सिर्फ इतना ही तैयार करना है। ठीक है, कराए उत्तर लिखेंगे कि पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है जो गांव की एक मुनरी की लड़की से प्रेम करता है। मुनरी काकी की मां ने गांव के पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है। इस कारण से गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। एक दिन रामनवमी के मेले से गांव के लोग एक पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। जो पैसे बच्चे उससे पूजा की सामग्री लाते हैं। ठीक है, सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए उत्सुक होते हैं, लेकिन यह समस्या उठती है कि पंचलाइट आखिर जलाएगा क्योंकि सीधे साधे लोग जो थे वो क्या है पंचलाइट जलाना नहीं जानते थे। तो आप सभी को मेरे पास जो 80 शब्दों में सिर्फ इतना ही आप सभी को क्या करना है, पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु का सारांश लिख कर आना है। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को पूरे 5 अंक यहाँ से प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर बात होता है प्यारे बच्चों आप सभी का 7वां क्वेश्चन है कि स्वपदित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों आपके जो इलाके में आपके जिले में जो भी खंडकाव्य चलता है उसे आप सब तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर इसका हल नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि अलग अलग जिले में अलग अलग क्या होता है खंडकाव्य चलता है। तो आप अपने जिले के हिसाब से खंडकाव्य को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं प्यारे बच्चों खंड ख की ओर। खंड ख में मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के पास यहाँ पर संस्कृत के गद्यांश दिया रहेगा और कहेगा प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सशब्द हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आप सभी के पास यहाँ पर क्या है एक गद्यांश दिया गया संस्कृत का, जो कि प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया है और इस पर क्या है आप सभी को यहाँ पर संदर्भ लिखना है, उसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो आइए कैसे अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है संदर्भ और उसका हिंदी में अनुवाद कैसे करना है बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों आप सभी को यहाँ पर इसका संदर्भ लिखेंगे
कि प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषा या मतों से लिया गया है। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी को इसका संदर्भ लिख कर आना है और आप इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे कि संस्कृत का साहित्य रसपूर्ण है और उसका व्याकरण अत्यंत सुनिश्चित है और व्यवस्थित है। ठीक है, आगे लिखेंगे यहाँ पर कि उसकी गद्य और पद्य दोनों रचनाओं में ललित भावों को समझाने की अद्वितीय क्षमता और स्वर्ण माधुर्य विद्यमान है। अधिक क्या कहा जाए, चरित्र के निर्माण के लिए जैसी उत्तम प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी किसी अन्य साहित्य में नहीं मिलती है। मूलभूत मानवीय गुणों जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में मिलता है। आगे लिखेंगे यहाँ पर कि और वैसा अत्यंत कहीं नहीं। ठीक है, दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या, हृदय भाव, क्षमा आदि के अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। तो आप सभी को करना क्या होता है कि सबसे पहले आप सभी को संदर्भ डाल के आप सभी को इस गद्यांश का संदर्भ लिखना होता है, फिर हिंदी में आप सभी को हिंदी अनुवाद भेज डाला है और मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को अपने शब्दों में, जरूरी नहीं है कि मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ वही आप इसका हिंदी में अनुवाद कीजिए रट कर जाइए, नहीं, आपको क्या करना है अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग क्या करना है इसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। आप सभी को पूरे नंबर मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगला यहाँ पर है प्यारे बच्चों आप सभी का खंड ख है, क्वेश्चन ख है 8वां का। कराए कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए आप सभी के पास यहाँ पर 2 श्लोक दिए गए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर 8वां में दिया गया है। तो आप सभी को इसका क्या करना है, किसी एक का क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो जैसे यहाँ पर है कि उदयत सविता ताम्र अस्ताम अस्तमेत संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप सभी को इसका क्या करना है, संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो श्लोक है किस पाठ से लिया गया है। तो देखिए जो संदर्भ है ये सुभाषित रत्नांत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, सुभाषित रत्नांत पाठ से लिया गया है। तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नांत नामक पाठ से संकलित है। इस तरीके से आप इसका संदर्भ लिखेंगे और यहाँ पर इसका आप हिंदी में अनुवाद करेंगे कि उदयत सविता माने उदित होते समय, सविताम माने शुभ, ताम्र अस्ताम माने लाल होता है, अस्त एत समय माने अस्त होने के समय, च माने और, संपत्तौ माने सुख में, च माने और, विपत्तौ माने दुख में, च माने और, महताम एक रूपता माने महान लोग एक रूप होते हैं। यानी सूर्य उदित होने के समय लाल होता है और अस्त होने के समय भी लाल होता है। इसी प्रकार महान लोग सुख और दुख में क्या होते हैं, एक रूप होते हैं। इस तरीके से आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे यहाँ पर है प्यारे बच्चों आपसे कहता है क्वेश्चन 9वां। क्वेश्चन 9वां वाला कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आप सभी को करना क्या है, आप सभी को यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए, चारों क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए और किसी 2 का आप सभी की बोर्ड एग्जाम में फंस ही जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर है प्यारे बच्चों 10वां क्वेश्चन जो है वो रस छंद अलंकार से है। तो आप सभी को रस छंद अलंकार तैयार करके जाना है। यदि आप सब तैयार नहीं किए हैं तो मैंने एक वीडियो बना दिया है मेरे चैनल में पड़ा हुआ है रस छंद अलंकार से। उस वीडियो में मैंने रस छंद अलंकार तीनों प्यारे बच्चों 10 मिनट की वीडियो कंप्लीट कराया है, जाकर वहाँ से आप इसको देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जाइए और रस छंद अलंकार तैयार कर लीजिए वहाँ से। ठीक है, अगला ये 11वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो देखिए ये चारों निबंध प्यारे बच्चों आप सभी को तैयार कर लीजिए। यही निबंध आप सभी को कोई न कोई एक आप सभी की बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आता है 12वां वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो कि संधि से संबंधित है। पहला है कि पुनर्मते का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर देखिए पुनर्मते का जो संधि विच्छेद है वो पूर्ण धन क्या होगा, रमते हो गया। ऑप्शन नंबर क यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दूसरा कि कश्चित का संधि विच्छेद रूप क्या होगा। तो कश्चित का हो गया पर तो कश्चित देखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। अगला है कि निम्न से वृद्धि संधि का विच्छेद है। वृद्धि का संधि विच्छेद क्या है, तो वृद्धन द क्या है, ये वृद्धि का संधि विच्छेद है। इसका नंबर क्या है, क वाला ऑप्शन क्या है यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, ख का पहला वाला क्वेश्चन है कि महाजन में समास है। महाजन माने मतलब महान लोग, महाजन मतलब क्या होता है, महान, जन माने लोग। तो महान लोग यहाँ देखिए क्या है, लोग जो है ये क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है एक बार तो ये बता रहा है, गुण को बता रहा है। तो इसमें जो समास होगा वो कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर घ क्या है, राइट आंसर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि तिरछोड़म में समास है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर इसका पहला पद क्या है, अव्यय है। अगला यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है कि धीमते शब्द में प्रत्यय कौन है। तो धीमती में प्यारे बच्चों त्व शब्द क्या है, एक प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रभुत्वम शब्द में प्रत्यय कौन है। तो प्रभुत्व में प्यारे बच्चों ये त्व जो है ये क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है। अब बात आता है प्यारे बच्चों आप सभी का 14वां वाला क्वेश्चन कराए रेखांकित पदों में से किसी एक का विभक्ति और संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो 3 आप सभी के पास यहाँ पर वाक्य है, तीनों में से किसी एक पर क्या करना है, इसका विभक्ति बता देना है और संबंधित नियम जो होते हैं उसको बता देना है।
अब अगला यहाँ पर क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों आप सभी का पत्र से संबंधित। तो कराए चौथा कि पेयजल की अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो। मेरे प्यारे बच्चों यही आप तैयार करके ले जाइए, आप सभी के बोर्ड एग्जाम में यही आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे उत्तर लिखेंगे सेवा में पेयजल अधिकारी महोदय, नगर पालिका परिषद, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। आप विषय हेडर लेंगे और लिखेंगे कि अनियमित रूप से पेयजल प्राप्त होने की शिकायत हो रहा है। यहाँ पर विषय आपका यही है। अब लिखेंगे इसमें कि महोदय सविनय निवेदन है कि मैं नगर वार्ड संख्या 5 का निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र में पिछले कई दिनों से पेय की जल की आपूर्ति अनियमित रूप से की जा रही है। कभी कभी 2-3 दिनों तक पानी नहीं आता, जिससे प्यारे बच्चों जिससे स्थानीय निवासियों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की कमी के कारण बच्चों, वृद्धों और महिलाओं को दूर दराज पानी लाना पड़ता है। इससे समय की बर्बादी के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे कि कई बार दूषित पानी की आपूर्ति भी की जाती है जो रोगों को जन्म दे सकती है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र में अनियमित रूप से एवं स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की उचित व्यवस्था कराने की कृपा करें जिससे आम जनता को राहत मिल सके। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आप सभी को पत्र लिखना है। आप इसकी शॉर्ट लिस्ट लीजिए और यहाँ पर लिखेंगे अंत में कि धन्यवाद भौजी, आप सभी को नाम लिखना, कोई जैसे क लिख देना है। ठीक है, आपका नगर निवासी, आप सभी के यहाँ दिनांक लिख देना है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में पूरे पेपर को सॉल्व करके जाइएगा। यही पेपर आप सभी को 18 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। इसी तरीके से हम सभी विषयों को मॉडल पेपर इस समय पर सॉल्व कराने के। ठीक है, तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए शॉर्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।